भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ आपकी हैसियत आपकी जाति तय करती है। आपका प्यार, आपका सम्मान, आपकी मौत, सब कुछ भारत में आपकी जाति तय करती है कि आप स्कूल और कॉलेज में कहाँ बैठेंगे, किससे प्यार कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप जिएंगे या मारे जाएंगे। यही कड़वा सच जब बड़े पर्दे पर उतरता है तो वो केवल फिल्म नहीं रहती बल्कि एक दस्तावेज बन जाती है। धड़क 2 ऐसा ही एक दस्तावेज है जो दलितों की टूटी हुई हड्डियों, लहूलुहान आत्माओं और सपनों के मलबों के बीच से निकली एक सच्चाई को कहता है। धड़क 2 कोई फैशन में बनी फिल्म नहीं है, ये एक पीड़ा है, जाति के खांचे में जन्मे इंसानों की पुकार है जिसे आज तक बॉलीवुड ने दबाया, कुचला और छुपाया है। ये फिल्म दलितों और सवर्णों के बीच जाति के नाम पर खोदी गई खाई की गहराई को नापते हुए दलित समाज के संघर्ष और अम्बेडकरवादी चेतना को दर्शकों के सामने पेश करती है। आज लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धड़क 2 को। तो आइए शुरू करते हैं। धड़क 2 एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि दलित प्रतिरोध की गूंज है। धड़क 2 की कहानी एक दलित लड़के और एक ब्राह्मण लड़की के प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ये मूवी साउथ के डायरेक्टर मारी सेल्वराज की तमिल फिल्म पेरियुरम पेरुमल का हिंदी में रीमेक है। साउथ इंडियन और अम्बेडकराइट फिल्म मेकर होने के कारण वो स्टाइल भी आपको इस हिंदी रीमेक में देखने को मिलेगा। साफ साफ उसका असर दिखता है। धड़क 2 की कहानी एक दलित लड़के नीलेश अहिरवार यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और ब्राह्मण लड़की विधि भारद्वाज यानी तृप्ति ढीमरी के बीच के प्यार से शुरू होती है। लेकिन ये इश्क वाला लव नहीं है, ये वो मोहब्बत है जिसे हर मोड़ पर जलील किया जाता है, लांछित किया जाता है क्योंकि एक दलित लड़के ने कथित ऊंची जात की लड़की से प्यार करने की हिम्मत की है। नीलेश का प्रेम अपराध बन जाता है, उसका स्पर्श अपवित्र हो जाता है और उसकी भावनाएं गैर कानूनी हो जाती हैं। फिल्म आपको बताती है कि दलितों के लिए प्रेम करना किसी धार्मिक किताब के एक पन्ना फाड़ देने जैसा खतरनाक कदम है जिसे समाज कभी माफ नहीं करता। फिल्म में अम्बेडकरवादी चेतना की झलक है। धड़क 2 की खूबसूरती इस बात में है कि ये फिल्म सिर्फ जाति को नहीं दिखाती बल्कि उसका प्रतिरोध भी दिखाती है। शुरुआत से ही बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महानायकों की तस्वीरें फिल्म में दिखाई देती हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं दिखती बल्कि उसका दिशा निर्देशक बन जाती हैं। फिल्म की वो आत्मा बन जाते हैं, चाहे नीला झंडा हो, जय भीम के नारे हों या गले में पड़े नीले गमछे। फिल्म बार बार ये साफ करती है कि ये दलित चेतना की कहानी है, ना कि एक पीड़ित प्रेम कथा। दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक होने के कारण इस फिल्म में वो अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण भी आपको दिखाई देता है। इस फिल्म में अम्बेडकरवादी प्रतीकों का खूब अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आपको पहले सीन से ही आपको जय भीम, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें वो आपको दिखाई दे जाती हैं और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो वो प्रतीक और ज्यादा पावरफुल होकर आपको वहां पर दिखाई देते हैं। हालांकि पहले किसी बॉलीवुड फिल्म में ऐसा नहीं किया, इसलिए धड़क 2 इस मामले में एक नजीर साबित होती है। ब्राह्मणवादी पितर सत्ता की परतें उधेड़ती फिल्म। ये फिल्म बताती है कि कैसे सवर्ण महिलाएं भी पितर सत्ता और जातिवाद का बोझ अपने सिर पर ढोती हैं। फिल्म एक दमदार दृश्य है। जब विधि अपने चचेरे भाई की जातिवादी हरकतों की शिकायत अपनी बहन से करती है तो जवाब में उसकी बहन ही उसे दोषी ठहरा देती है और वह कहती है कि तुम्हें ज्यादा आजादी मिल गई इसलिए तुम बिगड़ गई हो। ये संवाद एक करारा तमाचा है उन सवर्ण महिलाओं पर जो खुद को प्रगतिशील तो कहती हैं लेकिन जातिवादी पितर सत्ता की पहली रक्षक होती हैं। एक और दृश्य है जब एक सवर्ण लड़की को प्रेम करने की सजा उसके ही भाई द्वारा मार कर दी जाती है तो उसका पूरा परिवार उस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश करता है, नाटक करता है। ये घर की इज्जत के नाम पर दलितों को कुचल देने की साजिशों की पोल खोलता है। ये दिखाता है कि कैसे जाति और जो ब्राह्मणवादी पितर सत्ता है वो मिलकर गठजोड़ कर देती है और उसमें सवर्ण महिलाएं भी बराबर की भागीदार हो जाती हैं। शेखर और रोहित वेमुला की गूंज। फिल्म में दलित छात्र एक्टिविस्ट शेखर के नजरिए से रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की परतों को खोलने की भी कोशिश की गई है। शेखर एक हिम्मत वाला लड़का है जो गले में नीला गमछा डालकर कैंपस में कास्टिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन फेलोशिप के लिए लंबे वक्त तक धरने पर बैठने के बाद भी जब उसे फेलोशिप नहीं मिलती, उसे तिरस्कार किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है तो वो हार मान लेता है और फांसी लगाकर जान दे देता है। शेखर का कैरेक्टर बोल्ड है और उसे बहुत अच्छे से पेश किया गया है। शुरुआत में फिल्म का नायक नीलेश शेखर और उसके आंदोलन से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पढ़ लिखकर वकील बनना है, लेकिन जैसा शेखर ने कहा था, आज हम जहां खड़े हैं कल तुम भी वहां खड़े होगे, और हुआ भी ऐसा ही। नीलेश भी आखिर में जातिवाद से तंग आकर उसके खिलाफ विद्रोह कर ही देता है।
कैंपस का जातिवाद और दलित छात्रों की घुटन। फिल्म भारत के कॉलेज कैंपसेस में पसरे जातिवाद की भी बखिया उधेड़ कर रख देती है। नीलेश को बार बार क्लासरूम में परेशान किया जाता है, उसे पीछे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। ब्राह्मण टीचर उसे बार बार पूरा नाम बताने के लिए दबाव डालता है ताकि वो उसकी जाति का पता लगा सके। लेकिन यहाँ आपको ये समझने में भी मदद मिलेगी कि कैसे बहुत से दलितों के लिए उनकी अपनी जातीय पहचान शर्म का कारण बन जाती है और वो खुलकर अपना नाम बताने से भी डरते हैं। ब्राह्मण प्रोफेसर जब बार बार उसे उसका पूरा नाम पूछता है तो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, हमारे भीतर भी एक चीख गूंजती है कि एक दलित को अपने नाम से ही डर क्यों लगता है। डायरेक्टर साजिया इकबाल ने बहुत ही संजीदगी से ऐसे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। फिल्म दिखाती है कि भारत के कॉलेज जातिवाद से मुक्त नहीं है, वे जातिवादी व्यवस्था के रिफाइंड जेल है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, हमारी ही क्लासरूम की हकीकत है। ये फिल्म ये भी बताती है कि जातिवाद और जाति के नाम पर नफरत हिंसा सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी होती है। प्रिंसिपल हैदर अंसारी का किरदार प्रभावी है। कॉलेज के प्रिंसिपल हैदर अंसारी का किरदार फिल्म में उम्मीद की लो बनकर आता है। उनकी दीवारों पर फूले, सावित्रीबाई और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें दिखती हैं। उनका ऑफिस एक क्लासरूम नहीं बल्कि क्रांतिकारी किताब की तरह लगता है। वो मानते हैं कि दलित वंचित छात्रों को आंदोलन से नहीं बल्कि शिक्षा से अपना जीवन बदलना चाहिए। वो नीलेश को आंदोलन करने की जगह पढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वो नीलेश को सलाह देते हैं कि जब मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो तो लड़ना चुनना। फिल्म के किरदार दब्बू नहीं बल्कि विद्रोही हैं। धड़क 2 में दलित किरदार मौन नहीं हैं बल्कि मुखर हैं। बाकी हिंदी फिल्मों की तरह धड़क 2 के दलित किरदार दब्बू नहीं हैं बल्कि बोल्ड नजर आते हैं और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। चाहे नीलेश की मां हो या फिर शेखर और नीलेश, हर कोई जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। वो उसे बदलने की कोशिश करते दिखते हैं। नीलेश उसके दोस्तों और उसकी मां के साथ पुलिस हिंसा वाला सीन दलितों पर होने वाले कस्टोडियल टॉर्चर को दिखाता है। सोचिए, जब एक जवान दलित लड़के के सामने एक पुलिस वाला उसकी मां को थप्पड़ मारे तो उस लड़के के दिल पर क्या गुजरती होगी। नीलेश की मां उसे समझाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन और ये सब बदल दे। ब्राह्मणवाद और दलितों के खिलाफ घृणा का जहर। ये फिल्म कई मायनों में अहम हो जाती है, जो सवर्ण परिवारों में मिलने वाली कास्ट ट्रेनिंग और दलित जातियों से नफरत करने की ट्रेनिंग की परत खोलती है। फिल्म सवाल उठाती है कि कथित तौर पर वकालत जैसे प्रोग्रेसिव पेशे में होने के बाद भी सवर्णों में दलितों को लेकर हीन भावना है और वो उन्हें इंसान ही नहीं समझते। एक सवर्ण आदमी तो बिना पैसे लिए दलित लड़कों को सिर्फ इसलिए मारता रहता है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड सवर्ण समाज से है। वो कहता है कि दलितों को मारकर वो समाज की सेवा कर रहा है। तो ये इस तरह की मानसिकता को भी बयां करती है। सेंसर बोर्ड के 16 कट लेकिन फिल्म बोलती रही। धड़क 2 पर सेंसर बोर्ड की कैची खूब चली, लेकिन फिल्म फिर भी डरी नहीं, झुकी नहीं। ये फिल्म बताती है कि कलम की ताकत से जातिवादी सोच बदली जा सकती है, बशर्ते सवर्ण समाज आत्मसंवाद और आत्म सुधार करे। धड़क 2 की टीम अपनी कहानी और किरदारों के साथ न्याय करती दिखाई देती है। फिल्म की आलोचना, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। फिल्म निश्चित तौर पर दमदार है, लेकिन दलित किरदारों में असली दलित कलाकारों को लिया जाना चाहिए था। गोरे सवर्ण कलाकारों को ब्राउन मेकअप लगाकर, ब्लैक मेकअप लगाकर उन्हें जबरदस्ती दलित बना देना अब बंद होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ चेहरा नहीं, अनुभव और आत्मा भी होता है। दलितों को स्टीरियोटाइप में डालने की आदत अब बॉलीवुड को छोड़नी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर फिल्म बहुत अच्छी है और इसके लिए साजिया इकबाल की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने शानदार डायरेक्शन किया है। अंत में धड़क 2 एक ऐसी फिल्म है जो आंखें नम करती है, गुस्सा भी दिलाती है और सवाल भी छोड़ती है। यह फिल्म उस भारत की कहानी है जिसे सिनेमा हमेशा छुपाता रहा। ये सिर्फ देखे जाने के लिए नहीं बल्कि समझे जाने के लिए जरूरी है। इस फिल्म को समझने के लिए देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके आप अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। आप अपना रिव्यू कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें। जाति की समस्या पर बनी इस फिल्म को आप देखें और बताएं कि ये फिल्म कैसी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील,